अब हम कुछ थ्योरीज डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पे एक्सप्लेन होता है कि रिएक्शन कैसे होती हैं। पहले तो हमें इसके लिए ज़रूरी समझना है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। हम बेसिकली एक पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है एक्सटेंट टू विच रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, मतलब कि हम कहाँ तक रिएक्शन में पहुँचे हैं उसकी एक्सटेंट, और उस सिचुएशन पे उस जो मिक्सचर है उसकी एनर्जी कितनी है। तो जनरली अगर हम कोई जनरल केस बनाएं, ये कुछ ऐसा बनता है। यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और फाइनली मेरे पास प्रोडक्ट बन गया जब उसकी दोबारा एनर्जी कांस्टेंट हो गई। तो यहाँ पे क्लियरली देखा जा सकता है कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड हुई उसकी एनर्जी बढ़ी और बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँची। उस पॉइंट पे पहुँचने के बाद उसकी एनर्जी मैक्सिमम हो गई और फिर दोबारा फॉल करनी शुरू हो गई और फिर कांस्टेंट होकर प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गए। तो हम क्या करते हैं, इस जो ये वाली जो एनर्जी होती है, हम ये कहते हैं कि ये वाली एनर्जी इस पॉइंट तक पहुँचाने के लिए रिएक्टेंट्स को हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है और उस एनर्जी को हम नाम देते हैं जितनी एनर्जी इसको टोटल रिक्वायर्ड है यहाँ तक रहने में, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हुई? थ्रेशोल्ड एनर्जी हुई टोटल एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मिक्सचर टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। मतलब इस कंडीशन तक इसे पहुँचना ही पड़ेगा पहले ताकि प्रोडक्ट्स बने, और ये जो एनर्जी लेवल है दिस डिस्क्राइब्स थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब बात आती है एक्टिवेशन एनर्जी की। एक रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए हमें, जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, या फिर जनरली हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डिस्कस करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, हीट सप्लाई करनी पड़ती है, नहीं तो वो अपने आप ही हीट एब्जॉर्ब भी करती है। तो एनर्जी जाती कहाँ है? हीट एनर्जी वो जाती है इसको एक्टिवेट करने में। तो दिस डिफरेंस इन द ओरिजिनल सिचुएशन ऑफ एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी और रिएक्टेंट्स की जितनी इनिशियल एनर्जी थी, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए। तो इन दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो हमें एडिशनली प्रोवाइड करनी है रिएक्टेंट्स को इस मैक्सिमा तक ले जाने के लिए, और थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है जो उसकी एक्चुअली टोटल एनर्जी है उस पोजीशन पे। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो मिक्सचर रिएक्टेंट मिक्सचर की एनर्जी बढ़ेगी, एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँचेगी एंड देन इट अगेन फॉल्स डाउन। अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस देखें, दिस इज एंथैल्पी डेल्टा एच, जिसको हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये कितना है? डेल्टा एच। और इस केस में रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स, मतलब फाइनली जो रिएक्शन हुई है उसमें प्रोडक्ट्स की एनर्जी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच इज पॉजिटिव, एनर्जी का ग्राफ ऊपर चला गया है प्रोडक्ट्स का विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स। तो ये रिएक्शन कौन सी हुई? ये हुई एंडोथर्मिक। दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स। और दूसरा केस क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? उसका ग्राफ अभी हम देखते हैं। ये बात हुई एंडोथर्मिक के लिए। एक्सोथर्मिक के लिए क्या होगा? एक्सोथर्मिक में कुछ ऐसा होगा कि प्रोडक्ट्स का जो एनर्जी लेवल होगा वो कम हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स, क्योंकि फाइनल एनर्जी रिड्यूस हो गई है, रिएक्टेंट मिक्सचर ने एनर्जी एमिट आउट कर दी है। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसमें एनर्जी फॉल हो गई है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं। तो इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट मेन है इसमें, जो कि है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द रिएक्टेंट मिक्सचर टू द एक्सट्रीम एनर्जी लेवल, जहाँ पे वो रिएक्ट करेगा, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इस सिचुएशन में जो मिक्सचर होगा वो कहलाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसकी एनर्जी, जिसकी एनर्जी बहुत हाई होगी, और फिर उसकी एनर्जी फॉल होगी और प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। अब हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के यही कर्व्स को कंपेयर करके देखेंगे। कर्व कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। इसमें क्या होगा? वही इनिशियली रिएक्टेंट्स है, फाइनली प्रोडक्ट है, इनिशियली रिएक्टेंट है, फाइनली प्रोडक्ट है। दोनों में पहला डिफरेंस क्या दिख रहा है?
कि रिएक्टेंट्स का लेवल एंडोथर्मिक के केस में प्रोडक्ट्स से कम है, मतलब प्रोडक्ट्स का लेवल ज़्यादा हो गया है, सिस्टम ने एनर्जी एक्वायर कर ली है, एब्जॉर्ब कर लिया कुछ। और एक्सोथर्मिक में क्या हुआ है, रिएक्टेंट्स का लेवल प्रोडक्ट्स के एनर्जी लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब रिएक्टेंट्स ने कुछ एनर्जी एमिट आउट कर दी, रिलीज़ कर दी, तो हमारे प्रोडक्ट्स बन गए। तो इसीलिए ये होता है कि एंडोथर्मिक में जनरली हीट एब्जॉर्ब करता है सिस्टम, और एंडोथर्मिक में हीट एग्जिट आउट करता है। ये हमने डिस्कस करा था, ये होती है EA। अब इसको हम एक और नाम देंगे EAF। जैसे यहाँ पे भी इसमें क्या होगा, EAF। EA का मतलब था एक्टिवेशन एनर्जी, और EAF का मतलब क्या है, EAF का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब अगर कोई रिएक्शन है A to B, तो इस रिएक्शन के लिए ये एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए EAF हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ पे ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये EAF हो जाएगी। बट अगर इसी रिएक्शन को हमें रिवर्स करना हो, बैकवर्ड लाना हो, तो क्या होगा, ये हो जाएगी EAB, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, और इस केस में दिस इज EAB। ये इस केस के लिए होगा EAF, और अगर B से मुझे वापस A बनाना हो, तो ये इसके लिए हमारे पास एनर्जी का लेवल होता है एक्टिवेशन एनर्जी का, EAB। ठीक है। एक और चीज़ डिस्कस की थी, एंथैल्पी, डेल्टा H। इसमें एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, लेवल बढ़ गया है, प्रोडक्ट्स का लेवल बढ़ गया है, तो इट इज़ पॉजिटिव। इस केस में लेवल डाउन हो गया है, रिएक्टेंट्स का लेवल कुछ अपना था, लेकिन प्रोडक्ट्स का लेवल उससे कम है, तो दिस इज डेल्टा H इज नेगेटिव। ठीक है। और डेल्टा H का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा H को लिख सकते हैं EAF, एंथैल्पी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, माइनस EAB। सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि डेल्टा H इज इक्वल्स टू EAF माइनस EAB। अब दोनों में फॉर्मूला तो सेम है, बट ऐसा क्यों है कि इस केस में डेल्टा H पॉजिटिव आ रहा है और इस केस में डेल्टा H नेगेटिव आ रहा है। ऐसा इसलिए है, EAF क्या है, EAF ये है, अगर एंडोथर्मिक की रिएक्शन की बात करें तो EAF ज़्यादा है EAB से, पिक्टोरियल भी दिख रहा है वो, तो इस वजह से ये पॉजिटिव आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस। बट एक्सोथर्मिक के केस में क्या है, एक्सोथर्मिक के केस में EAF इज लेस एज कम्पेयर टू द EAB, तो इस वजह से ये डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है।